स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हेल्दी सॉइल के बारे में। तो आइए समझते हैं। इस बार 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 मैं एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा हूँ, कारण है मुझे उसके लिए बहुत बड़ा डोनेशन दिया गया था और मैं जितना इसको पढ़ाई कर रहा हूँ ये और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो इसीलिए आज सॉइल पे बात करेंगे। मैंने कवर कर लिया है कवर क्रॉप्स को और नो टिल फार्मिंग को। तो वो सब कर क्या रहा है तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, मिट्टी को हम लोग बड़े अजीब नज़र से देखते हैं, जैसे कि मिट्टी है वैसा नहीं है। मिट्टी अलाइव होता है, यानी कि वो जीवित चीज़ है। अगर वो अलाइव है तो इसका ये भी मतलब होता है कि वो मर भी सकता है, यानी कि अगर आप सॉइल का केयर नहीं करते हैं वो ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाए हुआ सॉइल को हम लोग कहते हैं बंजर मिट्टी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका इकोसिस्टम जो है, यानी कि जो फॉरेस्ट फ्लोर में हो रहा है या जो एग्रीकल्चरल लैंड में हो रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। मतलब इसके अंदर एक पूरा इकोनॉमिक चल रहा है जिसमें ट्रेडिंग हो रहा है, बार्टरिंग हो रहा है, रेट लगाया जा रहा है, बहुत सारा चीज़ें है। मतलब मिनरल्स के साथ हो रहा है, ऑब्वियसली पैसे के साथ नहीं हो रहा है, मिनरल्स के साथ हो रहा है, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम है, ये समझना ज़रूरी है। और एकदम ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट जो है उसका प्रोडक्ट है जो हम देख पाते हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। प्लांट हम लोग देख पाते हैं तो हमें लगता है प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लांट कभी अकेले काम नहीं करता है। और आप देख ही सकते हैं, अगर प्लांट को अकेले काम कराना पड़ता है, जैसे कि हाइड्रोफोनिक्स में हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो हर चीज़ के लिए आपको सब चीज़ डालना पड़ता है, सब मिनरल्स आपको सप्लाई करने पड़ते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं होता है। और प्लांट का जब डेथ होता है, चाहे वो फॉरेस्ट में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। सॉइल की नज़र से अगर आप देखेंगे तो कोई प्लांट डेथ उसके लिए बस ट्यूसडे था आज, कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ होता है। और सॉइल सब चीज़ को संभाल के रखता है। तो ये आप समझिए कि जैसे फॉरेस्ट फायर जो होता है, अमेरिका में सब काफ़ी सारे फॉरेस्ट है, इसमें आग लगना मतलब फिक्स्ड है, वो पहले से ही लगता आ रहा है, आज भी लग रहा है, कल भी लगेगा ही। नेचर उसको भी संभाल लेता है। आप इंडिया में भी कोई जंगल देख लीजिए जहाँ पे भयंकर बारिश होती है, भयंकर मतलब उतने बारिश में ये हो जाएगा, सारे मतलब किसान की बैंड बज जाती है कि भैया हमारा सारा फट, ये समझ लीजिए पूरी तौर से ज़मीन चौपट हो रहा है, फॉरेस्ट हम संभाल लेंगे। तो ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मिट्टी हेल्दी है, मिट्टी अगर जिंदा है वो काफ़ी तगड़ा होता है। और यहाँ पे ये समझिए आप, हम लोग सोचते हैं कि खेती जब कर रहे हैं तो खेती में आपको पेस्टिसाइड्स डालना होगा, फर्टिलाइज़र डालना होगा, उसको पानी लगाने के लिए वाटर पंप करना होगा। आप ये सोचिए कि फॉरेस्ट में, मतलब अगर आप एक हेक्टेयर का फॉरेस्ट लेते हैं, उसमें जितना बायो मैटर है वो बहुत ज़्यादा है आपके मतलब कि ये समझिए कोई भी खेत से। तो कैसे यह इतना ज़्यादा चीज़ हो रहा है बिना कोई ह्यूमन इनपुट के? आप पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हो, फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हो, वाटर पंप नहीं डाल रहे हो, तो कैसे हो जा रहा है? कारण वही है, मिट्टी जिंदा है, मिट्टी जिंदा है, मिट्टी सब संभाल लेगा। मिट्टी अगर जिंदा नहीं है आप लटक जाइएगा। तो इसीलिए आप खुद सोचिए, क्योंकि देखिए पेड़ सब जो है पत्थर में कैसे उग सकता है? पत्थर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, पत्थर में सब चीज़ निकालना आना चाहिए। और वो कौन निकाल रहा है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है, जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मिट्टी एक जिंदा चीज है। इसीलिए जो नो टिलेज फार्मिंग में कहा जाता है कि मिट्टी को जो आप कुदेल रहे हैं, आप उसे मार डाल रहे हो। मारना नहीं है, मिट्टी जिंदा रहेगा, आप बल्ले बल्ले रहोगे। मिट्टी मरा, आप ऊपर गए। तो यहाँ पे एक उसका कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के केस में सबसे बड़ा मतलब समझिए एक इकोसिस्टम है, उसमें राइजोबैक्टीरिया करके एक सिस्टम है। ये राइजोबैक्टीरिया का मेन काम ये होता है कि ये मिनरल्स एक्सट्रैक्शन में बम बम काम करता है। इसको आप मिट्टी में डाल दीजिएगा, मिट्टी से मिनरल्स खींच के निकाल देगा, जैसे कि पोटेशियम और बहुत सारी चीज़ भी निकाल सकता है। मतलब ये मतलब पूरा ये माइक्रोबायोलॉजी का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, ये समझ लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कैटेगरी है, ये सबका एक ही स्पेशलाइजेशन है। ये मिनरल्स मिट्टी से निकाल सकते हैं सीधे, मतलब एक तरह समझिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे खदान का काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छे से प्लांट के साथ दोस्ती कर लेते हैं। अब बात है कि ठीक है, ये मिट्टी से न्यूट्रिशन निकाल सकता है, तो न्यूट्रिशन को बेच कैसे रहा है? तो वो बेच रहा है प्लांट्स को। प्लांट इसको क्या दे रहा है रिटर्न में? प्लांट को कुछ तो देना होगा ना। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आदान प्रदान दोनों हो, मतलब हम आपको ये देते हैं, आप उसके बदले हमें ये दो। तो हिसाब ये रहा। प्लांट का काम होता है, प्लांट सबसे ज़्यादा क्या बनाता है? शुगर। शुगर यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स बना सकता है सनलाइट लेके और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके। ठीक है, उसने बना लिया, उसने ये इसको दे दिया कि भैया आप खाओ, जितना आपको शुगर खाना है आप खाओ, आप बस उसके बदले हमें थोड़ा पोटेशियम दे दो, उसके बदले थोड़ा हमें कैल्शियम दे दो, उसके बदले हमें थोड़ा फॉस्फर दे दो, हम संभाल लेंगे सब चीज़। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। तो वही समझिए कि प्लांट को कहाँ से आता है नाइट्रोजन और फास्फोरस? बिना इंसान के। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है। और ये एक कवच के तौर पे काम करता है जड़ का। मतलब जो भी आप जड़ देख रहे हैं पौधे में, अगर उस जड़ में आप लोग सुनते हो कि कोई कीड़ा लग गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया लग गया, मतलब बहुत सारा सिस्टम हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? कारण ये कि हम लोग ये जो माइक्रोबायोलॉजी का जो आर्मर था, वो आर्मर उखाड़ डाले।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब आर्मर का भी तौर पर काम कर रहा है ताकि कोई और इसको ये नहीं कर सके, इन्फेक्ट कर सके, और यही काम कर रहा है कि मिट्टी में जितने भी ईजिली एक्सेसिबल रिसोर्सेज हैं, न्यूट्रिशन है, उसे वो पचा के दे दे रहा है प्लांट को ईजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में, और प्लांट उसके बदले में उसे शुगर दे रहा है। ये एक एग्जाम्पल लैब के तौर पर किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कई सारे मतलब समझिए माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिना जिसमें नहीं है, मतलब जिसका रूट स्टेराइल है, यानी कि जैसा आजकल आपको सारे मतलब समझिए किसान के खेत में मिलेगा, पत्ती कितना छोटा है, और ये सेम सब एक टाइम का है। ये देखिए इतनी सी पत्ती है, इतना बड़ा बड़ा पत्ती हो जा रहा है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूट्स पे रहेगा तो ही वो सॉइल को निचोड़ पाएगा। सॉइल नहीं निचोड़ पाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए आज के टाइम में हम लोग जो कि इतना गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, और माइक्रो मतलब जो बोल रहे हैं बार बार टिल कर दे रहे हो, जमीन एक्सपोज है, सूख जा रहा है, अल्ट्रावायलेट उसको स्टेरलाइज कर दे रहा है। अल्ट्रावायलेट कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि वो ये सब जो कॉलोनी बनता रहता है वो सब कॉलोनी मार दे रहा है, कॉलोनी मार दे रहा है, तो आपका रूट मतलब जमीन से खाना निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि वो रूट का काम ही नहीं है, वो काम है माइक्रोबायोलॉजी का। ये दोनों समझिए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में ग्रो किए हैं। अब इसका साइड इफेक्ट होता है कि हमें बार बार हर चीज़ के लिए खाद डालना पड़ता है। खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये इकोसिस्टम अच्छे से चल रहा है तो। और प्लस ये कवच का भी काम करता है कि बाकी कोई फॉरेन बैक्टीरिया आगे उड़ा ना दे। ये बोलता है भाई हम संभाल लेते हैं, और एक जगह पे एक ही चीज़ हो सकता है, 10-20 चीज़ नहीं हो सकता। तो ये जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो सबसे हेल्दी रहता है, सक्सेसफुल रहता है, बाकी कोई चीज़ इंटरफियर नहीं कर पाता है। तो ये हुआ सिर्फ बैक्टीरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी का तो आप लोग देखते होंगे कि मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज वो यही है, इसी के कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं फंगस। फंगस समझिए कि रूट जो है बहुत छोटा नहीं होता, यानी कि आप प्लांट का रूट देखेंगे वो छोटा नहीं होता, मतलब आप आंख से देख सकते हो बहुत मोटा होता है। तो उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो ज़्यादा मिनरल्स नहीं निकाल सकता। तो अगर आप मिट्टी को देखें, मिट्टी बना किसी से, मटेरियल से, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उसी से बना है ना, ऑब्वियसली आसमान से तो नहीं बना है ना, पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, यानी कि कण के लेवल पे चले जाते हैं, एक एक कण के, तो कण के बीच में जाएंगे तो वहां पे तो आपको देखिए अरे यहाँ तो फॉस्फोरस रखा हुआ है, अरे यहाँ तो कैल्शियम रखा है, बहुत कम रखा है। ये बात एकदम सही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 500-600 टन रखा है, बहुत कम रखा है। इसीलिए तो हम लोग स्मेल्टिंग जब करते हैं, यानी कि मिट्टी को गला के उसे कुछ निकालने की कोशिश करते, बहुत सारा गलाते हैं तो जाके थोड़ा सा मिलता है। और जहाँ खदानिंग का काम होता है वहाँ पे जनरली वैसे जगह खोजा जाता है जहाँ पे ये रेशियो अच्छा हो, कि मतलब 1 टन अगर गला रहे तो ऑलमोस्ट 900 किलो मिले। तो ये समझना जरूरी है कि तो प्लांट कैसे खाएगा, तो प्लांट का खिलाने का काम होता है फंगाई का। तो फंगाई जो है उसका ये खासियत है कि बहुत छोटा था, यानी कि ये आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, और इस तरह का अगर आप देखना चाहते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, बहुत छोटा होता है। यानी कि इसके नजरिए में प्लांट का ये सब क्लियर, ये बोलता है हम आगे का काम संभाल लेते हैं। आपने मतलब समझ लिया हाईवे बना लिया, हाईवे से गली कुच्चा बनाने का काम ये कर लेता है। अब ये इतना छोटा होता है कि 2-3 कण के बीच में जाके अरे यहाँ कैल्शियम का डिपॉजिट है, अरे यहाँ फॉस्फोरस का डिपॉजिट है, अरे यहाँ पे हम थोड़ा सा ये तिगड़म करके ये निकाल सकते हैं। ये सारा मतलब समझिए रूट आपका समझिए 10% सरफेस एरिया रखा है, ये बाकी का 90% सरफेस एरिया रखा है। ये माइसीलियन नेटवर्क जिसे कहा जाता है, ये सब चीज़ निकाल सकता है मिट्टी से। और ये भी वही बैक्टीरिया वाला सिस्टम पे काम करता है कि हम आपको सारे मिनरल्स देंगे, लेकिन इसके बदले में हम आपसे शुगर खाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा होगा कि अरे बात बात पे अगर आप शुगर हटा दे रहे हो प्लांट से तो प्लांट को नुकसान हो रहा है। नहीं, प्लांट को बनाने के लिए, यानी प्लांट का जो हिस्सा हम लोग खाते हैं उसको खाने के लिए उसको ये सब मिनरल ज़्यादा चाहिए। शुगर उसके पास वो ओवर प्रोड्यूस करता है शुगर। और क्यों ओवर प्रोड्यूस करता है? ताकि ये सब कर सके, ताकि वो इकोसिस्टम है, दोनों सिम्बियोटिक है, दोनों में से एक को भी हटा देंगे मर जाएगा। तो यहाँ पे ये समझिए शुगर वो प्लांट का बाय डिफॉल्ट जेनेटिक कोड ऐसा होता है कि वो शुगर ज़्यादा बनाएगा ताकि वो बैक्टीरिया और फंगाई को खिला सके। और बैक्टीरिया मतलब समझिए इसको कवच का काम करेगा, और मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोर ये सब संभाल लेगा। और जो हार्ड टू रीच है जैसे कि वाटर हो जाए, फॉस्फोर मतलब जो थोड़ा दूर वाले एरिया में, मतलब समझिए ये काम करता है कि दूर रूरल के एरिया का कर सकते हैं। कितना दूर? कई किलोमीटर तक जा सकता है। अगर पूरा आप जंगल का वो देखेंगे, जंगल के अंदर का माइक्रोफंगल नेटवर्क देखेंगे, वो लिटरली पूरा जंगल में होता है। मतलब अगर 100 किलोमीटर का जंगल है तो 100 किलोमीटर का ये होगा। तो ये समझिए कि ये भी वही लॉजिक पे काम करता है कि प्लांट के पास भैया हमारे पास सनलाइट बहुत है, हमारे पास आप अगर पानी दे रहे हो हम आपको शुगर बना के दे सकते हैं। वो बड़ा फैक्ट्री है, और इसका काम होता है छोटा मोटा फैक्ट्री का काम है, ये फैक्ट्री के लिए वर्कर्स के तौर का काम करता है, और ये भी म्यूचुअली बेनिफिशियल है। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होता है ये नेटवर्क हम लोग जो बोल रहे हैं ये एक्चुअल नेटवर्क है। मतलब इसमें समझिए साइंटिस्ट लोग ट्राई किए कि कितना हद तक ये काम करता है। तो इसमें कार्बन का रेडियो एक्टिव वेरियंट डाल दिया गया एक पेड़ के पास, और पता चला जो पौधा को धूप नहीं मिल रहा है, यानी जिस पौधे को प्लांट की एनर्जी की कमी हो जाने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली सनलाइट नहीं पड़ रहा है, शेड में है या कुछ भी है, ये नेटवर्क लिटरली कार्बन उधर भेज दे रहा है। लिटरली मतलब कि भैया तुमको दिक्कत हो रहा है खाने में, हम खिला देते हैं। तो बोले ऐसा क्यों कर रहा है? कारण है कि प्लांट के बेनिफिशियरी है कि अगर जितने सारे प्लांट्स हैं सबका सब अगर हेल्दी रहेगा तो ही वो सबसे स्ट्रांग रहता है। ये समझिए न्यूट्रिशन हाईवे है, यानी कि लिटरली एक प्लांट दूसरे प्लांट से बात कर सकता है कि अरे यार मेरे को जमीन जो है, कभी भी ऐसा नहीं हो कि एग्जैक्टली इस स्क्वायर किलोमीटर में मान लीजिए अगर 500 ग्राम फॉस्फोर है तो इधर भी 500 ग्राम हो सकता है इधर 300, या हो सकता है कि अरे इधर फॉस्फोर बहुत कम है लेकिन पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। होता है, ये होता है, और ये नेटवर्क का काम होता है, सबको मिल बांट के खिलाया जाता है कि भैया तुमको क्या कमी है हम तुमको दे रहे हैं।
मतलब एक साथ से ट्रेडिंग होता है, लाइक एक्चुअल ट्रेडिंग, कि आप हमें शुगर दे रहे हो, अभी आपको पोटेशियम की कमी है ना, थोड़ा और शुगर दो। मतलब ये पूरा पूरा इकोसिस्टम चल रहा है यहाँ पे, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, प्लांट खुद ब खुद मैनेज कर लेता है और इससे डेटा ट्रांसफर होता है। अब आपके दिमाग में खुजली होगा, भैया डेटा क्यों ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर। अब ये समझिए, डेटा का काम होता है कि प्लांट में जब भी कोई अटैक होता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन, कोई कीड़ा या कुछ भी लगता है, प्लांट जो है सिग्नल भेजता है। अब सिग्नल भेज कैसे रहा है, वो कोशिश करेगा एयरबॉर्न भेजने का, ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होता है, इसका इस्तेमाल से वो भेज देगा दूसरे पेड़ को। अब दूसरा पेड़ उस सिग्नल का करेगा क्या, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात होता है। नेचर में, जंगल में आप देखते हो कि कोई भी जंगल में कोई कीड़ा एक सब पूरे जंगल को क्यों नहीं साफ कर देता है, कारण वही है कि जैसे ही पता चलता है कि एक पेड़ को एक कीड़ा खा रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स कर्व जो होता है फटाक से बढ़ जाता है। यानी कि प्लांट के पास एक होता है, मतलब नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, तभी वो सर्वाइव करता है इकोसिस्टम में बिना पेस्टिसाइड के। वो डिफेंस सिस्टम ट्रिगर पहले हो जाता है, यानी कि मान लीजिए ये पेड़ में लगा, ये वाला बोलेगा यहाँ पे आने वाला, यहाँ पे दुश्मन के आने की संभावना है, अब ये तो डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत चालू कर देता है, यानी अपनी टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। तो जैसे ही कीड़ा इधर एक को खा के दूसरे पास पहुंचता है, पता चला हर तरफ से घिर जाता है, जो लोग तैयार है, हाँ हमको पता है आप आने वाले हो, हम तैयारी कर लिया। और यही नेटवर्क बचा के रखता है। इसीलिए जहाँ पे भी मतलब फंगस को मारने की कोशिश की जाती है, प्लांट उतने फ्राजाइल हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा भी कुछ डिफेक्ट होता है, सबके सब प्लांट फ्राजाइल होता है। मतलब एक कीड़ा सब प्लांट को मार दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कुदरत में, क्योंकि कुदरत का सिस्टम है, कुदरत का आर्मर बना हुआ है कि अगर एक को खा रहे हैं तो जैसे भी एक तौर से एनालिसिस हो रहा है उसका कि ये इसको खाया जा रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा इस पे कौन सा टॉक्सिन प्लांट रखा था, ये टॉक्सिन नहीं काम कर रहा है, दूसरा टॉक्सिन मिक्स बनाओ। ये लिटरली नेचर करता है। और इसीलिए आप नेचर में एक दूसरी बात भी देखेंगे, नेचर को डाइवर्सिटी बहुत पसंद है। कारण यह है कि कोई भी एक कवच जो है सब पे काम करेगा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप 100 कवच रखते कोई ना कोई तो काम करेगा ही। तो नेचर में इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जितना ज़्यादा आप क्रॉप रोटेशन करेंगे, ये सारे के पास कोई ना कोई सिस्टम रहेगा कि अरे हम संभाल लेंगे इससे। तब आपका ये होगा कि मेरा क्या पूरा फसल बर्बाद होने के जहाँ पे अरे थोड़ा सा इस बार यील्ड कम आएगा, कि थोड़ा सा इन्फेक्शन का स्ट्राइक आ गया था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट को थ्रेट से रिएक्ट करने देता है, कि प्लांट लिटरली रिएक्ट कर सकता है कि अरे उधर का प्लांट को मतलब कम सनलाइट मिल रहा है, इधर से उधर न्यूट्रिशन भेज दो। उधर वाला कोई प्लांट बोल सकता है देखो भैया हमारे पास फॉस्फोरस ज़्यादा है, इधर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई बोलेगा भाई हमारे पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है, सब लोग इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर, बैलेंस रख सकता है। ये इकोसिस्टम है जो जमीन के अंदर रहता है, और जितनी बार हम लोग कुरेदते हैं, सनलाइट से एक्सपोज करते हैं, वो ऊपर चला जाता है। और इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा अगर आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालते रहेंगे इसके ऊपर, तो क्योंकि यही मेन काम कर रहा है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का। लेकिन अगर आप इसको सब प्लांट कर देते हैं कि हम डायरेक्टली डाल देते हैं, बैंड बच जाती है इसकी। तो फंगस और बैक्टीरिया दोनों ज़रूरी है प्लांट के लाइफ के लिए, और यही हेल्दी सॉइल क्रिएट करता है। अगर ये सब हेल्दी है तो सॉइल मतलब मरा, मतलब प्लांट मरा, कोई फर्क नहीं, ये सब पूरा नेटवर्क पीछे बच गया, नेटवर्क का हाईवे बन गया है, सारा इकोसिस्टम है। दूसरा प्लांट लगेगा, उसका रूट्स पहले वाले का रूट्स में घुस जाएगा और मैसिलियन बोलेगा हाँ भाई आप नया फैक्ट्री हो, ये लो आप तुरंत तुरंत मिनरल्स लो, तैयार हो गए, चलो भैया शुगर लो, शुगर दो, पूरा सिम्बियोटिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसीलिए मिट्टी की नज़र से देखेंगे प्लांट का जीना या मरना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो होता रहता है। अब बात करते हैं हमारे लिए आने वाले टाइम में सबसे बड़ा समस्या होने वाला है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कह रहे हैं फूड शॉर्टेज, और अभी हो भी रहा है। अब फूड शॉर्टेज युद्ध के कारण हो वो थोड़ा अलग बात है, लेकिन कई बार लोगों को समझ नहीं, हम लोग उतना फर्टिलाइजर नहीं बना सकते, उतना ये नहीं कर सकते। बात ये सबका ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था। मतलब नेचर के पास है, पूरा व्यवस्था है, मतलब आप कितना नाइट्रोजन डाल सकते हैं, मतलब आप क्या उतना नाइट्रोजन डाल सकते हैं जितना हमारे एटमॉस्फेयर में, सवाल ही नहीं होता। नेचर को पता है कि कैसे नाइट्रोजन निकलता है, बस हम लोग भूल गए कि नेचर कर सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट में लॉन्ग टर्म हम लोग नुकसान कर दिया अपना। तो अगर आप सॉइल को हेल्दी कर देते हो, वो बहुत अब्यूज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी बहुत तबाही को वो झेल जाएगा। सबसे बढ़िया हमारे लिए फ़ायदा होगा कि जितना हम लोग जंगल हटा रहे हैं, जंगल हटा के कर क्या रहे हैं, वहाँ पर हम लोग फार्म लैंड बना रहे हैं। तो जंगल करता क्या है जो हम लोग को सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है, जंगल एक कार्बन सिंक का काम करता है, यानी कि हम लोग फॉसल फ्यूल जो एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं, वो फॉसल फ्यूल में कुछ खास तौर पर टॉक्सिन नहीं है, उस पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कार्बन का बैलेंस बिगाड़ दे रहा है। तो ये नेचर जंगल जो होते हैं ये कार्बन को एब्जॉर्ब करके खाद जमीन में डाल देते हैं। अगर आप प्रॉपर से सॉइल हेल्दी बनाते जाओगे, सॉइल का कार्बन कंटेंट बढ़ता चलेगा, यानी कि जो जंगल काम कर रहा था, ऑब्वियसली जंगल बहुत एफिशिएंट था, लेकिन फार्म लैंड अभी जीरो कर रहा है, उसको भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। भैया यहाँ पे भी हमारा कार्बन डिपॉजिट होते जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो आराम से डिपॉजिट होते जा रहा है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ऑब्वियसली ये पूरा मतलब ऐसा नहीं कि जितना भी हम लोग ग्रीन हाउस डाल रहे हैं उसका सोल्यूशन कर देगा, लेकिन बेटर कर देगा सिचुएशन। मतलब समझिए कि 100 टन आप कचरा डाले थे, तो इसने बोला भैया 10 टन हम संभाल लेते हैं, और आप जंगल हटाए जा रहे हो, आप अगर उसे ये बना रहे हो तो ऑब्वियसली 10 टन भी ये खा ले तो ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये कार्बन सिंक का भी काम करता है, सॉइल में अंदर जितना कार्बन चलता जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर उतना साफ होता जाएगा कार्बन का। और ये फार्मिंग में मदद करता है, जितना अच्छा कार्बन कॉन्टेंट होगा फार्मिंग का, फार्मिंग उतनी आसानी से होगी। दूसरा,
ये बहुत ज़्यादा रेन बर्दाश्त करता है। अगर माइक्रो फंजाई का नेटवर्क है और अगर आप ये समझिए कि रूट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बार बार नहीं तोड़ रहे, रूट काफ़ी गहराई तक जा पा रहे हैं, कार्बन कंपाउंडेड है और मतलब माइक्रोबायोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम है, तो वहाँ एक पोरस नेटवर्क बन जाता है। एक ऐसा सॉइल का पैटर्न बन जाता है कि वो आप लिटरली उस पर बारिश करोगे वो पानी अंदर जा पाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा और बात लगती है कि सूखा ज़मीन पर पानी नहीं टिकता है। सूखा ज़मीन पर पानी पड़ता है उसके ऊपर से बह जाता है और इससे आती है फ्लैश फ्लडिंग। इसीलिए रेगिस्तान वाले एरिया में कभी बारिश होती है तबाही मच जाती है, कारण वही है, ज़मीन नहीं है पानी अब्जॉर्ब कर सकता। अगर हेल्दी ज़मीन है जिसमें कार्बन है, जिसमें काफ़ी अच्छा डेप्थ है, इकोसिस्टम है, सब है, वो पानी आराम से बर्दाश्त कर सकता है। इंडिया में आने वाले टाइम में तबाही वाली बाढ़ आने वाली, क्यों? क्योंकि स्नोफॉल कम हो रहा है। स्नोफॉल कम हो रहा है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? बारिश हो जाती है, फ्लैश फ्लडिंग होने लगता है कि मतलब बारिश के टाइम में धंधना के बारिश हो रहा है, धंधना के पानी आ रहा है और गर्मी में कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर सॉइल हमारा अच्छा हो जाता है, हेल्दी सॉइल होता है, जितने भी एग्रीकल्चर लैंड जो कि कई हज़ार हेक्टेयर में अगर पूरा देश का देखें तो वो अगर सॉइल को वाटर संभाल लेते हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने लगता है और प्लांट्स को भी कम पानी में आप आराम से उगा सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। और कम पानी में उगा पाने का फायदा होता है कि पावर ड्रॉ कम होता है, यानी कि कितना आपको ईंधन जलाना पड़ेगा पानी डालने के लिए वो कम हो जाता है। ये सब हमले से फायदेमंद है। और प्लस फर्टिलाइजर, इसलिए बोला अगर सॉइल का इकोसिस्टम अच्छा है, उसमें माइक्रोफंजाइट का नेटवर्क बन चुका है, बायोलॉजिकल एजिंग हो चुका है। बायोलॉजिकल एजिंग का मतलब होता है कि प्लांट्स का साइकिल नेचर में बहुत धीमा होता है, मतलब कि एक प्लांट लगा 4-5 साल बाद मरा फिर कुछ दूसरा लगा। अगर आप ये कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो पहले वो सब क्रॉप एक टाइम करें, प्लस क्रॉप के बीच में आप कवर क्रॉप्स जो डाल रहे हैं वो कवर क्रॉप्स का भी अगर आप वेराइटी डालते जाते हो तो बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल एजिंग होता है, यानी कि एक साल के अंदर आप 4-5 मतलब ये कम्युनिटी बना दे रहा है बैक्टीरिया का, फंगाइज का। ये जितना ज़्यादा कम्युनिटी बनेगा उतना ज़्यादा वो नीचे जाएगा, उतना ज़्यादा इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम ऐसा 3-4 साल करेंगे वो खुद ब खुद बोले भाई फर्टिलाइजर का काम की जरूरत नहीं, कम मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि आपने आज शुरू किया कल वो जीरो फर्टिलाइजर हो जाएगा। आज शुरू किए थोड़ा सा कम, 5 साल बाद थोड़ा और कम, 10 साल बाद अरे अब लगभग कभी कभार डालते हैं, 20 साल बाद अरे छोड़ो यार फर्टिलाइजर कौन इस्तेमाल करेगा। उससे क्या फायदा होता है? पोल्यूशन कम पैदा होगा क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत करते हैं इसको बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और जितना हमारा फूड सप्लाई बेटर होगा, यानी कि मान लीजिए ऐसा टाइम आता है कि सारे किसान बल्ले बल्ले एकदम बढ़िया से ढंग से हेल्दी सॉइल पे काम कर रहे हैं, तो होगा कि अगर आपको फसल आना है मार्च में तो आएगा फसल, थोड़ा सा कम बेसी होगा, लेकिन अभी हमारा शॉर्टेज बहुत खतरनाक चलता है। साइड इफेक्ट, हम लोग बहुत ज़्यादा फूड को फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज क्या खाता है? एनर्जी। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आप आंख मूंद करके बोल सकते हो कि कल मान लीजिए अगर इसको टमाटर की फसल आनी है तो आना ही है, अगर हेल्दी सॉइल है तो वो आएगा ही, तो आपका टेंशन कम हो जाता है। आपको कम फूड को स्टोर करना पड़ता है। कम फूड स्टोरेज करने का मतलब होता है ज़्यादा आप फ्रेश फूड खा सकते हैं और आपको ज़रूरत से ज़्यादा उगाना भी नहीं पड़ेगा कि भैया आज उग रहा है तो बहुत ज़्यादा उगा लो ताकि मतलब क्या पता कल हो कि नहीं हो। तो ये हर मामले से हमें क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा एक टूल देता है कि थोड़ा सा संभाल सके, उसका झटका जो है थोड़ा संभाला जा सके। तो बात है करें कैसे? तो थैंकफुली यहाँ पे करने के लिए ज़्यादा कोई तिगड़म वाली बात नहीं है। दो सबसे बड़ा औजार है इसका। फिजिकल डैमेज आपको कम करना है, यानी कि मिट्टी जो है उसको तोड़ना नहीं है, उखाड़ना नहीं है, बजाड़ना नहीं है, जिसे हम लोग नो टिलिंग करते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था और कारण वही था कि नो टिलिंग करने से बायोलॉजी को आप नुकसान कर रहे हैं। बायोलॉजी में क्या, आप उसमें जो बैक्टीरियाज हैं उसको स्वाहा कर दे रहे हो, उसमें जो फंजाइल नेटवर्क है उसे आप तोड़ दे रहे हो। वो सब नेटवर्क जितना बचा रहेगा उतना हेल्दी रहेगा। और ये समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बेनिफिट है, यानी कि आज आपने नो टिलिंग किया, थोड़ा सा बेनिफिट होगा, कल करेंगे इस साल का जो बेनिफिट था उसके ऊपर वो 2% और ऐड करेगा, फिर उसके ऊपर 2% वो ऐड करेगा, देखते देखते बहुत ज़्यादा लोड हट जाता है। तो वही समझिए नो टिलिंग, और जितना मतलब जितने लोग उखाड़ रहे हैं उन सबकी ज़मीन बंजर होते चले जाएगी, और जो लोग नहीं कर मतलब ऑब्वियसली भारत कृषि विज्ञान सब लोग कूद पड़े हैं इस पर कि नो टिलिंग को पूरा प्रमोट किया जाए। कारण वही है कि सॉइल जितना हेल्दी रहेगा उतना बल्ले बल्ले। दूसरा, कवर क्रॉप्स। यहाँ पे समझिए नेचर को खाली मिट्टी एकदम नहीं पसंद है, इसलिए जंगल का जमीन पे जाएंगे कभी आपको खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उस पर उगा रहेगा, छोटा से छोटा हो बड़ा से बड़ा हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा होगा। किसी भी हालत में कवर क्रॉप्स होना ही चाहिए। जमीन खाली मतलब आपको जमीन मर जाएगा, क्योंकि उसको सनलाइट कुक कर देगा तो उसका माइक्रोबायोलॉजी स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा हो गया काम खत्म। तो कवर क्रॉप्स है, कवर क्रॉप्स में जितना आप ये डालेंगे, क्या मतलब अभी सब लोग ढेंचा डालते हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ढेंचा ही डालो, आप ढेंचा के साथ मिक्स भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़। और इसीलिए बोला माइक्रो बायोलॉजी का एजिंग आप जितना ज़्यादा करोगे कि जितने ज़्यादा वैरायटी दोगे वो उतना रोबस्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैं बोला कवच, कभी एक कवच ऐसा नहीं बना जो हर पे काम करे। और कुदरत को पता है, कुदरत इसीलिए डाइवर्सिटी खोजती है कि हमारे पास आप 4-5 चीज़ दे दो, हम सबको घुमा फिरा के संभाल लेंगे। अगर आप सिर्फ एक चीज़ देते हो तो वो नाजुक हो जाता है। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन और कवर क्रॉप्स में जितना वैरायटी आप डाल सके सबको अगर करते जाएँ, सालों साल करते जाएंगे कवर क्रॉप्स और नो टिल फार्मिंग, आपका ज़मीन हो जाएगा हेल्दी, और ये हेल्थ बढ़ने जाएगा, यानी कि नीचे के जाने तरफ जाने लगेगा। और ये जितना नीचे जाएगा उतना बढ़िया कार्बन सिंक बनेगा, एटमॉस्फेयर से आप उतना कार्बन निकालेंगे, उतना वो हेल्दी होगा, कम पानी खाएगा, और बारिश होगी जो फ्लैश फ्लडिंग होगी वो भी बोलेगा हम संभाल लेंगे। सब फायदा है। तो घुमा फिरा के करना क्या है? घुमा फिर ये दो सबसे बड़ा औजार मैंने बताया, लेकिन घूम फिर के आपको करना ही है ना कि हम लोग को सॉइल को पढ़ना पड़ेगा।
अभी हम लोग सॉइल को ईंटा की तरह पढ़ते हैं कि वो ईंटा है, उसको खोदो, उसके ऊपर ये लगा दो। वैसे नहीं, सॉइल का हेल्थ को समझना पड़ेगा। और हमें हॉर्स पावर की जगह ब्रेन पावर चाहिए। जितने ज़्यादा लोग इसको पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा और इसको अच्छे से मिल्क कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फार्म कर रहे हो तो मतलब सब लोग तो फार्मिंग कर रहे हैं ना। जितने लोग फार्म करेंगे, अगर माइसेलियन नेटवर्क सबकी तरफ फैल जाता है तो सब एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आप एक छोटा सा आपका फार्म है और उसमें आप खुद से ये कर रहे हो, नो टिलिंग और कवर क्रॉप्स, तो ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका पूरा पूरा गाँव करने लगता है तो सबका माइसेलियन नेटवर्क अंदर से सबका कनेक्ट कर देगा। वो पूरा का पूरा गाँव का ये उपज बढ़ने लग जाएगा, पूरा सॉइल हेल्दी होने लगेगा। बोले नेचर के पास है, नेचर के पास व्यवस्था है खुद को संभालने का। हमें बस उस पर भरोसा करना है और उसे सीखना है। मतलब हॉर्स पावर नहीं लगाना कि इसको कुदेद दो, इस पर गड्ढा कर दो, इसको कूच दो, ना ना ना। नेचर सब कर लेगा, बस हमें उसे अपने हिसाब से थोड़ा सा गाइड करना है, ना कि उससे लड़ाई नहीं करना है। तो भी समझिए, जितने ज़्यादा लोग इसको पढ़ाई करेंगे, जितने ज़्यादा लोग स्टडी करेंगे, जो कि मैं खुश हूँ ये देख के कि काफ़ी जोर शोर से कृषि विज्ञान इस पर पूरा टूट पड़ा है। भारत का बात कर रहा हूँ, और जितने लोग इसको कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो किसान का सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि भैया प्रॉफिटेबल नहीं है, वो खत्म हो जा रहा है समस्या। कारण ये प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं कि जब देखो तब उसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालना पड़ रहा है, जब देखो तब आर्टिफिशियल आपको पेस्टिसाइड डालना पड़ रहा है, क्योंकि नेचर का वो जो प्रोटोकॉल है, मतलब समझ रहे, आर्मी जो बनी हुई थी वो आर्मी है ही नहीं, तो इसलिए बहुत नाजुक कड़ी हो गया है। तो ये बोला, ये ऐसा चीज़ है जो किया जा सकता है, और जितने हमारे किसान भाई इसको करते जाएंगे, देखते देखते मतलब देश का हालत सुधर जाएगा, प्रदूषण के मामले में भी, और हमारा पानी का जो फ्लैश फ्लडिंग होने वाला समस्या है वो भी काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हेल्दी सॉइल के बारे में, कि एक्चुअली होता क्या है, और मैंने नीचे खूब सारे वीडियो दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो देख लें। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।